नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की साइंस की बुक के बारे में। चैप्टर 1 को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें जो मैं सारे मेन टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कवर करूँगा, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको एक बार अगर टॉपिक समझ में आ गया तो उसको लिखना या याद करना काफ़ी आसान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें पता हो मैटर होता क्या है। तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, दूसरा इसका पर्टिकुलर मास हो। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का भार हो और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो होता है हमारा मैटर। अब सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग हम सुनते हैं कि अच्छी सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हमारी सराउंडिंग सही है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, आसपास की जो भी चीज़ें हैं जो उस चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, तो वो उसके लिए सराउंडिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा कोई पर्टिकुलर आइटम है और ये जो चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मैटर क्या है, कि जिसका कोई पर्टिकुलर मास हो और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो हमारा होता है मैटर। और सराउंडिंग होता है किसी भी आइटम को अफेक्ट करने वाले जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो उसके लिए सराउंडिंग हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैटर, तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। पहला तो हो गया फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो कितनी होती है यहाँ पे स्टेट हमारी? टोटल हमारी 3 स्टेट होती हैं। यहाँ टोटल हमारी 3 स्टेट होती हैं। पहला होता है सॉलिड, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ठीक है, तीनों के बारे में हमने सुना है, तीनों चीज़ों को हमने देखा है। तो सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? जैसे हमारी बाइक होती है, ठीक है, हमारी बॉडी होती है, ये एग्जांपल हो गया हमारे सॉलिड के। लिक्विड जैसे कि पानी हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। और गैस का एग्जांपल है ऑक्सीजन, एलपीजी, ये हमारे हो गए गैस के एग्जांपल। तो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं कि इनकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती होंगी जिनके बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है सॉलिड में। क्या होता है? आपकी बाइक है या बॉडी है, इसका क्या होगा? एक फिक्स शेप होगा। ठीक है, दूसरा फिक्स वॉल्यूम होगा और तीसरा टाइम के साथ या जगह के साथ अपनी जो शेप है, शेप, वॉल्यूम, ये चेंज नहीं करेगा। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस भी नहीं होगा। ठीक है, वाटर की बात करें, पानी को अगर हमने ग्लास में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है? ग्लास की शेप में आ जाएगा ये। दूसरा, इसको हमने बकेट में डाल दिया तो बकेट की शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा वाटर है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम तो इसका फिक्स रहेगा। ठीक है,
अब गैस की बात करते हैं। गैस में क्या होता है कि जो इनकी शेप होती है वो तो फिक्स है ही नहीं, और वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। अगर गैस को हमने खुले में छोड़ दिया तो जो सारा उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। दूसरा, ये जो सॉलिड है इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब मान लो ये कोई सॉलिड बॉक्स है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। वाटर को है, इसको हम मॉडरेट कंप्रेस कर पाएंगे, मतलब हल्का कंप्रेस कर पाएंगे। और जो हमारी गैस होती है उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। तो भी सबसे पहला एग्जांपल तो हमारे दिमाग में तो यही चीज़ आती है कि यार ऐसा क्यों है कि भाई हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाते, हल्का कंप्रेस कर पाते हैं, और गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। वैसे तो हमें पता है कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, बट साइंटिफिकली क्या दिक्कत है या क्या इश्यू है वो हम समझते हैं। तो मान लो ये हमारा एक सॉलिड बॉक्स है, ठीक है। तो इसी किससे के बना होता है, छोटे छोटे एटम्स से। छोटे छोटे इनके पर्टिकुलर एटम होंगे। ठीक है। अब क्या होता है, इनमें जो दो एटम हैं इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये रहता है हाई। ठीक है। तो इस वजह से पहला तो इनके बीच में स्पेस काफ़ी कम है, और इनके अंदर बीच में जो फोर्स है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक है। अब आते हैं वाटर के एग्जांपल पे। सेम हमने एग्जांपल ले लिया वाटर के लिए। एक गिलास पानी है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपस में इनका बॉन्ड है वो मॉडरेट रहेगा। ठीक है। और इनके बीच में स्पेस भी है आपस में, तो अगर इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो एक लिमिट तक ये जो है कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। 100% नहीं होंगे, 90% नहीं होंगे, बट कुछ 1%, 20%, 30% ये कंप्रेस हो जाएंगे। अब केस आता है हमारा गैस का। ये मान लो हमारा गैस का सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर हमारी गैस है। अब गैस में हमारा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफ़ी लो होता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम इसको खुले में छोड़ देंगे तो या एटम जो हैं निकल के भांगे देंगे या आपस में दूर नहीं जाएंगे। मॉडरेट में जो ऊपर वाले हैं ये हल्के हिल सकते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस है, और जब लो है ये बिल्कुल, तो अगर हमने इनको खुले में छोड़ दिया तो ये हवा के साथ डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, और इसका हम खुले में नहीं रख सकते। इसको हम जितना चाहे कंप्रेस कर सकते हैं। अगर इसको हम कंप्रेस भी कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो वॉल है सिलेंडर की इनके ऊपर फोर्स लगाएगा। जितना इनकी सहने की क्षमता होगी उतना ही हम इनको कंप्रेस कर पाएंगे। अगर ये काफ़ी थिक है और इनका जो फोर्स है वो लेने की काफ़ी क्षमता है, तो ये क्या करेगा, इनको अच्छे से ज़्यादा कंप्रेस कर पाएगा। तो मेजर ये होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस। तो आई होप कि मैंने ये समझा दिया कि क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जो इनके बीच का जो आपस का फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है,
उसको तोड़ दे, दो एटम्स को अलग अलग कर दे, वो एनर्जी या वो टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड के केस में क्या होगा कि फोर्स हाई है, तो इसके केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जैसे कि हमारा लोहा है आयरन, उसको गर्म करने के लिए हमें 300 डिग्री 400 डिग्री ऐसे हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। या हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर बर्फ़ स्टेट में है वाटर, बर्फ़ है, तो अगर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है मान लो 26 डिग्री, ठीक है, तो इस पे भी ये मेल्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पे ये इनके जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो टूट जाए, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इस चैप्टर में एक और टर्म है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट किसी भी केस में हो सकती है, सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है, और दूसरा लिक्विड टू गैस भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो दोनों ही केस में सेम रहेगी। तो लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that require to change 1 kg of solid into liquid, ठीक है। मतलब कि मान लो हमारा एक आयरन का बॉक्स है, ठीक है, 1 kg इसका वेट होगा, इसको हमें करना है लिक्विड, इसको हमें लिक्विड बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी हम एनर्जी देंगे जो इस 1 kg को पूरा लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, तो वो हो गया हमारा लेटेंट हीट। अब सॉलिड के केस में तो मैंने बता दिया, ठीक है, सेम केस होगा लिक्विड के केस में भी, ठीक है। 1 लीटर लिक्विड है, इसको हमें गैसियस फॉर्म में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हम एनर्जी देंगे उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। अब एक डायग्राम हमें देखने को मिलता है इस चैप्टर में, लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब सॉलिड से अगर किसी चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड को अगर गैस में करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्योंकि लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे वेपर्स बनते हैं। गैस से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिपोर्शन। और अगर हम लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। मतलब किसी भी चीज़ को सॉलिडिफाई करेंगे लिक्विड से सॉलिड में। और अगर हम गैस से उल्टा चलते हैं लिक्विड की तरफ तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अब मैं टर्म समझाता हूँ ये होती क्या क्या है। और अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब कंडेंसेशन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर हमने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी वाटर टेम्पलेट बना लेते हैं, पानी की बूंदें बना लेते हैं। तो
क्या होता है, यहाँ पे हमारे गैसियस फॉर्म में ये, ठीक है, और यहाँ हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। सिर्फ किस वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो ये एग्जांपल हो गया कंडेंसेशन का। वेपराइजेशन का, जब हम पानी को उबालते हैं, पानी को उबालना वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पानी ये लिक्विड है, उसको अगर हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, वो वेपर, मतलब भाप, ठीक है। अब आइए जानते हैं, एक टर्म आती है इसमें, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड है, उसको हमने, पानी का गिलास है हमारा, अगर उसको मान लो हमने आधा भर के रख दिया, और अगर हम 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो क्या मिलेगा, जो पानी का लेवल है ना, वो हमें कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसका टेम्परेचर अलग है और इसका टेम्परेचर बाहर का अलग है। धीरे धीरे क्या होता है, जो ऊपर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्स है इनका, वो कम रहता है, तो इनको हल्का सा पुश चाहिए होता है ताकि इन्वायरमेंट में फ्रीली घूम पाएँ। तो क्या होता है, जो ऊपर वाले जो सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स हवा में चले जाते हैं, इनका वेपराइजेशन होता है। तो ये होता है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, जब हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम इवेपोरेशन। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, तो सबसे पहला तो हो गया हमारा एरिया। मान लो हमने एक बोतल को रख दिया, ठीक है, ये हमारी बोतल है, इसको हमने पानी का भर के रख दिया, तो इसमें पानी का लेवल कम होगा, या एक हमने टब ले लिया, सेम उतना ही पानी रखा, तो इसमें कम होगा पानी का लेवल, तो क्या होगा, इसमें जो पानी है वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, तो इस पर कम इफेक्ट पड़ेगा और इस पर हमारा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला तो होगा हमारा सरफेस एरिया, जो इवेपोरेशन को बढ़ाएगा। दूसरा आ गया टेम्परेचर। अगर मान लो हमारा बाहर गर्मी के दिनों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और ठंडियों में टाइम लगाते हैं, वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो हमारी एयर है, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो होता है हमारा ह्यूमिडिटी। कितने परसेंट हमारे एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमारे एयर में ऑलरेडी ज़्यादा पानी की बूंदें हैं तो सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और ज़्यादा जो हमारा पानी है वो इवेपोरेट नहीं होगा। चौथा हमारा बच गया विंड स्पीड। जैसे कि हम कपड़ों को बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो हमारी हवा है वो टकराती है, और जो हमारी रिएक्शन है इवेपोरेशन की वो फास्ट हो जाती है। अगर हमारी विंड फास्ट होगी तो हमारा इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो मैंने छोड़ा इस चैप्टर में। अब एक चीज़ और आती है कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड में भी सॉलिड स्टेट में भी मिल जाता है, लिक्विड में भी, और गैसियस फॉर्म में भी। तो आप मुझे ये बताना कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो हमें इन तीनों स्टेट में मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे टॉपिक जो चैप्टर 1 के थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ आएंगे, और ये जो एग्जाम्पल है इसका आंसर मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और
चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी, इसके लिए मैं पूरे एक सीरीज़ डालने वाला हूँ, नंबर ऑफ़ वीडियोज़, सो दैट कि वो आपको साइंस पढ़ने में आसानी हो, आपको जो भी साइंस के टॉपिक हैं या डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।